पत्रकार योग कल्याण समिति आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लेकर दिन रात कार्यरत है। किसी समस्या के लिए पत्रकार योग कल्याण समिति को अवगत कराएं। संगठन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ बोलिए भारत माता की। इतनी ताकत से बोलिए कि नफरत की दुकान के सारे बोर्ड उखड़ करके रह जाए। ये बयान नरेंद्र मोदी का है, लेकिन मोदी के बयान पर राहुल गांधी का दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। शायद पहली बार नरेंद्र मोदी नफरत के खिलाफ बोलते दिख रहे हैं। नहीं तो इससे पहले पीएम मोदी शमशान और कब्रिस्तान की बातें खुले मंच से करते थे। नफरत फैलाने वालों को कपड़े से पहचान लेते थे, लेकिन अब वो नफरत के बोर्ड उखाड़ने की बातें कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की पहली रैली थी। डोडा में हुई रैली में पीएम मोदी ने नफरत मिटाने की बात की। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर का हर आदमी, भले वो किसी मजहब, आस्था या वर्ग का हो, उसके अधिकारों की रक्षा की गारंटी है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर परिवारवाद को लेकर भी आरोप लगाए। पीएम के इन आरोपों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पीएम ये भी बता दें कि 2014 के चुनावों के बाद जब बीजेपी पीडीपी के साथ सत्ता में थी, तब पीडीपी खराब क्यों नहीं थी? जब बीजेपी को हमारे समर्थन की जरूरत थी, तब हम जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं थे? जब वाजपेयी चाहते थे कि मैं मंत्री बनूं, तो क्या मैं तब बुरा नहीं था? यानी साफ है कि पीएम मोदी अब दबाव में दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। हालांकि अभी तक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। तो इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। यहां तक कि यह भी कह दिया है कि केंद्र में पीएम मोदी की कुर्सी डामाडोल हो जाएगी। चव्हाण ने कहा कि इस साल के आखिरी में महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होंगे। संभावना है कि 26 नवंबर से पहले दोनों ही राज्यों में चुनाव का काम पूरा हो जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की हार तय है। यहां महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बनेगी और जैसे ही महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार जाएगी, इसका असर दिल्ली की सरकार पर भी दिखाई देगा। महाराष्ट्र एनडीए के हाथ से जाएगा तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ खेल कर देंगे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीनों में गिर गई थी, वैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार भी गिर जाएगी। कांग्रेस नेता ने साफ संकेत दे दिए हैं कि नायडू और नीतीश दोनों ही कांग्रेस हाईकमान के संपर्क में हैं। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार देश पर अपना एजेंडा थोप रही है, उसे लेकर दोनों ही दलों की नाराजगी सामने आ रही है। खासतौर पर वक्फ बिल को लेकर एनडीए में दो फाड़ के हालात बन चुके हैं। साफ है कि कांग्रेस के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने जो दावा किया है, उसके पीछे मजबूत वजह भी मौजूद है। चव्हाण ने जो संकेत दिए हैं, उसमें साफ है कि एनडीए के सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस की डील तय हो गई है। इंतजार बस महाराष्ट्र चुनाव का चल रहा है। मंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हर तानाशाही का अंत होता है। तानाशाह झुकते हैं, केवल झुकाने वाला चाहिए, और वो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, सीबीआई अमित शाह के पिंजरे में कैद है। सीबीआई ने अमित शाह के इशारे पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, और इसलिए मैं मांग करता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कोई नैतिक अधिकार नहीं है देश के गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का। देश के गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने वही बातें कही जो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं। केजरीवाल ने हौसले के साथ जेल की चारदीवारी के पीछे लड़ना स्वीकार किया, मगर झुकना स्वीकार नहीं किया। उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से भारत की सीमा पर चीन की मनमानी को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठाते आया है, और अब एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर मोदी सरकार को घेरा है। खड़गे ने ट्वीट कर लिखा कि नरेंद्र मोदी का अथाह चीनी प्रेम भारत की आर्थिक और भौगोलिक संप्रभुता एवं अखंडता के लिए खतरा है। अब विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन के साथ 75% डिसएंगेजमेंट हो चुका है।
ये वही विदेश मंत्री हैं जिन्होंने अप्रैल 2024 में चाइना हैज नॉट ऑक्यूपाइड एनी ऑफ आवर लैंड जैसा बयान मोदी जी की क्लीन चिट को कॉपी करके ही दिया था। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर पूर्णतः नाकाम रही मोदी सरकार अब डोकलाम और गलवान भूलकर चीनी कंपनियों के लिए लाल कारपेट बिछाने में मशगूल है। मोदी सरकार ने पहले ही चीनी नागरिकों के लिए वीजा जारी करना आसान कर दिया है और चीनी निवेश के लिए भी तैयारियां हो रही हैं। खड़गे ने मोदी सरकार से अहम सवाल किए हैं कि क्या यह सच नहीं है कि देपसांग मैदान, डेंगचोक नाला और हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट में कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स से अभी भी भारत वंचित है। क्या यह सच नहीं है कि मई 2020 के कई अतिक्रमण बिंदुओं पर भारत की दावा की गई रेखाओं के अंदर बफर जोन बनाकर मोदी सरकार ने चीन के पक्ष में एक वास्तविक बदलाव को मंजूर कर दिया। खड़गे ने दावा किया कि गलवान के बाद से चीनी सामान का आयात 56% बढ़ गया है। ऐप बैन करना तो दिखावा था, मोदी सरकार अब खुलकर चीनी निवेश की पैरवी कर रही है। मोदी का चीनी लगाव देश के लिए हानिकारक है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ने पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। सामना में लिखे लेख में उद्धव ने मोदी सरकार की मानसिकता पर ही सवाल उठा दिए। ठाकरे ने कहा कि मोदी सरकार रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए कबूतर उड़ा रही है, जबकि नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में हिंसा फिर से भड़क उठी है। वहां हिंसा पर मोदी सरकार के मुंह में दही जमी है। सामना के मुताबिक मणिपुर में पिछले 8 दिनों में वहां दोबारा भड़की हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई। अब छात्र भी सड़कों पर उतर आए। छात्रों के इस आक्रोश को देखकर मणिपुर के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मणिपुर छोड़कर सीधे असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंच गए। पिछले 1.5 साल में म्यांमार बॉर्डर पर यह राज्य जातीय हिंसा से जूझ रहा है। इस हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। केंद्र सरकार ने मणिपुर की जनता को बीजेपी के सीएम बीरेन सिंह और मणिपुर से भागकर असम पहुंचे राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के हवाले कर दिया। सामना के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा गया कि पीएम मोदी के पास पुतिन और जेलेंस्की से मिलने का समय है, लेकिन 1.5 साल से अशांत मणिपुर के आम लोगों से मिलने का उनके पास वक्त नहीं है। बार बार हिंसा की चपेट में आने वाला मणिपुर केंद्र की मोदी सरकार की लापरवाही का पाप है, जिसके बाद से केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर पीएम मोदी मणिपुर कब जाएंगे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए अनाचार के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस बीच शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से मिलने पहुंची। इस दौरान सीएम ममता ने कहा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आपकी दीदी बनकर आपसे मिलने आई हूँ। मेरा पद नहीं, लोगों का पद बड़ा है। आप काम पर लौटिए, मैं मांगों पर विचार करूंगी। सीबीआई से कहूंगी कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं आपके प्रदर्शन को सलाम करती हूँ, आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। इसी के साथ सीएम ममता ने कहा कि आपका दर्द मेरा दर्द है, मैं आपके साथ हूँ। प्रदर्शन करना आपका हक है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं यहाँ सिर्फ आपके दर्द को साझा करने के लिए आई हूँ। हमें आप सभी की सुरक्षा की चिंता है। मैं सिर्फ आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप सभी अपने काम पर लौट आए। तो वहीं जूनियर डॉक्टरों ने बीजेपी के नेताओं को हिदायत दी कि वो इनके प्रदर्शन का राजनीतिकरण न करे। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर कांग्रेस ने 14 सितंबर को नए सवालों और कथित सबूतों के साथ निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पिछले कई दिनों से लगातार हमने सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के विषय में कई खुलासे किए। हमने जो सवाल महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी से किए थे, अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। पवन खेड़ा ने कहा कि उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ सेबी के चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठकर संगठित तरीके से पैसा कमाया। माधवीपुरी बुच सेबी में रहते हुए साल 2017 से साल 2023 के बीच लिस्टेड सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर रही थी। इस दौरान उन्होंने करीब 37 करोड़ की ट्रेडिंग की, जो कि सीधे सीधे सेबी के नियमों का उल्लंघन है। ऐसे में सवाल है कि माधवी जी ने क्यों झूठ बोला कि अगोरा एक निष्क्रिय कंपनी है। फिर माधवी ने झूठ बोला कि जब मैं अपना घर किराए पर दे रही थी तब मुझे नहीं पता था कि वो कंपनी वॉकहार्ट से जुड़ी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि माधवीपुरी बुच के पास साल 2017 से 2021 के बीच में कुछ फॉरेन एसेट्स थे। ऐसे में हम पूछना चाहते हैं कि माधवी ने सरकार की किस एजेंसी को पहली बार अपने फॉरेन एसेट्स की सूचना दी थी? क्या माधवी अगोरा पार्टनर्स पीटीई सिंगापुर से जुड़ी नहीं थी? माधवी चीनी फंडों में निवेश क्यों कर रही थी? क्या पीएम मोदी को यह पता है कि सेबी चेयरपर्सन लिस्टेड कंपनियों में ट्रेडिंग कर रही थी? अगर हाँ, तो पीएम उस पर क्या एक्शन लेंगे? कांग्रेस ने सेबी चेयरपर्सन पर सवाल उठाते हुए सीधे प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की है।